अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम पल में तोला पल में माशा की आला मिसाल है। यहाँ बरस केस की सुनवाई होती है। इस दौरान मुल्ज़िमान जेलों में सड़ते रहते हैं और जब ये केस आला अदालतों में जाते हैं तो पल भर में ज़मीन बोस हो जाते हैं। बरसों जेल में कैद काटने वाले बेकसूर कहलाते हैं। निचली अदालतों के फैसले पर आला अदालतें हैरानी का इजहार करती है, लेकिन किसी को कसूरवार ठहराए बगैर केसेस का फैसला निचली अदालतों से बरक्स सुनाकर मामले को खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह की सूरत हाल आज सुप्रीम कोर्ट में पेश आई, जब पीटीआई की जानिब से साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई के केस को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पीटीआई पहुंची और इस समाअत के दौरान मौजूद जजेस के रिमार्क्स ने साइफर केस की बुनियादें ही हिलाकर रख दी। ये बज़ाहिर तो जमानत का केस था, लेकिन इस केस में आने वाले रिमार्क्स ने साइफर केस में जारी 2 दफा के ट्रायल पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जजेस हैरान थे कि इस केस में बाज़ अफराद को कसूरवार, बाज़ अफराद को बेकसूर करार देकर स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए की ज़मानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया और इसी केस का तहरीरी फैसला भी अब जारी हो चुका है। बात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह इस फैसले के ऑथर जज हैं और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फैसले से इत्तफाक करते हुए 5 सफ़ात पर मुश्तमिल अलहदा नोट भी तहरीर किया है। फैसले में करार दिया गया है कि साबिक पीटीआई चेयरमैन ने दूसरे मुल्क के कायद के लिए साइफर को पब्लिक किया, ऐसे शवाहिद नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और क्लॉज 3B के जुर्म का इर्तकाब होने के शवाहिद नहीं है। हुक्म में कहा गया है कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगी और बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि मुल्जिमान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुर्म के इर्तकाब के लिए मजीद इंक्वायरी के हवाले से मुनासिब शवाहिद हैं। मजीद तहकीकात का फैसला ट्रायल कोर्ट में शवाहिद का जायजा लेने के बाद ही किया जा सकता है। फैसले के मतन के मुताबिक अदालत के सामने पेश शवाहिद ये साबित करने के लिए नाकाफी हैं कि बानी पीटीआई ने साइफर का मतन पब्लिक किया। बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत ये साबित करने के लिए नाकाफी है कि साइफर से किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट साइफर ट्रायल से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करती है। जस्टिस अतर मिनल्लाह का इजाफी नोट भी मौजूद है और वो कहता है कि दरख्वास्त गुजार माशरे के खिलाफ जुर्म में मुलविस नहीं है, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं हो सकता, पूरा ट्रायल दस्तावेजी शवाहिद पर मुनस्सिर है। मुल्जिमान की इंतखाबात के दौरान रिहाई असली इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे और केस में ऐसे हालात नहीं कि जमानत को मुस्तरद किया जाए। इससे कबल इस केस की समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शामिल थे। ताम इस केस के फैसले से मुताल्लिक पाकिस्तान साफ किस खुशी का इजहार कर रही, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। साइफर केस आज हकीकी मानों में सिफर हो चुका है। अब इस केस के अंदर कुछ नहीं बचा कि एक फॉरेन मिनिस्टर को 125 दिन से जेल में रखा हुआ, जो सबसे बड़ा केस बात का बतंगड़ जिसे अंग्रेजी में टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेहिल कहते हैं, वो आज माउंटेन जो है वो बुरी तरीके से गिरा है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी ने इस मौके पर क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूं। आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा क्योंकि उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो सिर्फ रिहा नहीं हुए मगर वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर कानूनदान रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है, जमानत का केस था, जो रिमार्क्स इसमें आए हैं बड़े तहलका खेज रिमार्क्स हैं, हाउ आर यू फीलिंग सर? देखिए, मेरा ख्याल है साइफर केस जब से शुरू हुआ है, आज पहली बार मेरा ख्याल है किसी अदालत ने एग्जैक्टली वही बात की है जो कि हम शुरू से करते आए हैं, जिसके बाद मुझे लगता है कि ये केस जो साइफर केस है अब बिल्कुल खत्म हो गया है, उसमें कोई जान नहीं रही। 2 नुकात जो बड़े अहम हैं वो मैं आपको जिक्र करता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और वो वही चीज है जो हम कहते रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने देखा है, सारा रिकॉर्ड देखा है, लेकिन हमें ये चीज नजर नहीं आई कि साइफर कौन सा है, क्योंकि इस केस में तो साइफर है ही नहीं। जिस दस्तावेजात की बात कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं,
वो तो साइफर नहीं है, वो तो साइफर की एक तशरीह है। तो तशरीह के ऊपर तो केस नहीं बन सकता। साइफर का तो मामला, साइफर तो अपनी जगह पे कायम है जहां पे था, फॉरेन ऑफिस के पास, हुकूमत के पास। साइफर तो कभी इमरान खान साहब तक पहुंचा ही नहीं। वो तो एक तशरीह पहुंची है और तशरीह के ऊपर केस नहीं बन सकता। जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो तशरीह को नहीं कहता किसी डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को साइफर नहीं समझता और उसको, उसके ऊपर किसी किस्म का केस नहीं बनाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। हम तो कह रहे थे पहले, लेकिन हुकूमत कहती थी कि नहीं साइफर है, ये एक्चुअली ओरिजिनल साइफर है जो गायब हुआ है। तो वो आज साबित हो गया कि वो अच्छा अली जफर साहब, ओरिजिनल आज केस साइफर के नहीं मेरिट्स था। के ऊपर तो बात नहीं होनी थी और ना ही अभी मेरिट्स के ऊपर केस को कंटेस्ट करने की बात हो रही थी। अभी तो जमानत का केस था और जमानत मिल गई, जो बहुत खुशाइंद है आपके लिए। लेकिन जब मेरिट्स पे बात होगी अल्टीमेटली ट्रायल में, आपको क्या लगता है कि इन रिमार्क्स का को फायदा पहुंचेगा बानी पीटीआई को भी और जी साबिक देखें, वजीर खारजा शाहबाज कुरैशी को भी? ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जो बेल की स्टेज पे जो रिमार्क्स होते हैं या ऑब्जर्वेशंस होते हैं या फैसले पे लिखा जाए, उसका ट्रायल पे असर नहीं होता। ट्रायल जो है वो ट्रायल जज ने अपना एविडेंस के ऊपर फैसला करना होता है और ये हर ऑर्डर में भी लिखा होता है और इस ऑर्डर में भी लिखा गया है कि ये जो हम कह रहे हैं इसका ट्रायल पे कोई किसी किस्म का असर नहीं होगा। लेकिन अहम चीज ये है कि जो कुछ लिखा गया है उसमें वो एक तरह से केस को क्लियर कर देता है। हमारा डिफेंस एग्जैक्टली यही होगा। हम जो अपनी डिफेंस पेश कर रहे हैं और जो कहते आ रहे हैं इस साइफर केस में, वो एग्जैक्टली ये कहते आए हैं। दूसरी जो अहम चीज सुप्रीम बट फिर कोर्ट भी ने अली जफर साहब, नोट, देखिए आप बड़े सीनियर कानूनदान हैं सर, इस पे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के ये रिमार्क्स हैं, जजमेंट नहीं है। इसलिए ये नहीं समझा जा सकता कि कंप्लीटली विंडिकेट कर दिया उन्होंने बानी पीटीआई को भी और वाइस चेयरमैन पीटीआई को भी। ये तो मैं आपको कह रहा हूं पहले से ही कि जो रिमार्क्स होते हैं ये ट्रायल पे असरअंदाज नहीं होते। ट्रायल जज ने फैसला करना होता है, लेकिन वो एक इंडिकेशन करता है कि जो हमारी डिफेंस है, सुप्रीम कोर्ट को भी कोई ऐसा एविडेंस इस स्टेज पे नहीं नजर आया फिलहाल, जो जो जितना भी रिकॉर्ड है उस पे सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं नजर आई चीज कि ये कोई केस बन सकता है। और उन्होंने कहा ये केस फर्दर इंक्वायरी का है, यानी कि अभी ट्रायल में इसका फैसला होगा आगे जाके। लेकिन जो दो अहम पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, उन्होंने कहा कि इस केस में हमने ये इल्जाम ही नहीं देखा कि आपने किसी और फॉरेन मुल्क की, किसी दूसरे मुल्क की मदद की हो, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जुर्म तब होता है जब आपने कोई ऐसा सीक्रेट इस्तेमाल किया हो जो कि किसी फॉरेन मुल्क की मदद करता हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने ये भी नहीं देखा। वो बहरहाल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये रिमार्क्स हैं, इनको ये हतमी फैसला नहीं होता, लेकिन बड़े अहम रिमार्क्स हैं। और बेल देना, मेरा ख्याल है शाहबाज कुरैशी साहब का बेटी बोल रही थी, मैंने उनकी सुना, उन्होंने कहा कि 4 महीने से एक केस में हमें लटकाया हुआ है और बेल नहीं दे रहे। ये भी एक इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इंडीड बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं vindication जफर साहब, हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। अब एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, कैंपेनिंग करनी है, आप ही के जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो कह रहे थे हमने तो बानी पीटीआई से मुलाकात करनी, मुलाकात का वक्त दिया जाए, टिकट्स की तकसीम का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब एज फार एज बानी पीटीआई इज कंसर्न, इस पर तो मैं आता हूं, लेकिन जहां तक वाइस चेयरमैन पीटीआई का ताल्लुक है, अब उनको जब जमानत मिल गई है तो क्या समझा जाए कि प्रैक्टिकली वो इस कैंपेन को लीड भी करेंगे और मीटिंग्स को भी अटेंड करेंगे? अब उनके लिए राह हमवार हो गई? कोई क्वेश्चन नहीं है, वो सब शायद पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, और इमरान खान साहब ने बिल्कुल बताया हुआ था कि ये लीड करेंगे। तो अब वो बाहर आएंगे इंशाल्लाह, वो लीड करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल जो नॉलेज है, पॉलिटिकल जो इंफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजीज हैं, वही सबसे बेहतर बना सकते हैं। तो यकीनी तौर पे वो लीड टीम का हिस्सा होंगे और मीटिंग्स अटेंड करेंगे। यानी उनकी राह में तो कोई लीगल रुकावट हायल नहीं है अभी? जी जी नहीं, उनके खिलाफ तो एक ही केस था ये बना हुआ, जिसमें उनको जेल में रखा गया था, और अब चूंकि वो खत्म हो गया है और फाइनल हतमी फैसला हो गया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद तो कोई और कोर्ट नहीं होती अदालत।
तो अब वो उनके पास कोई रुकावट नहीं कि वो आज या कल जेल से बाहर आ जाए। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़श्ता रोज़ का जो डिसीजन था, जिसमें तोशा खाना केस के फैसले के हवाले से पिटीशन आपकी मुस्तरद हुई है, अब क्या उस पे भी आप जो सुपीरियर फोरम है उस पे जाने का इरादा रखते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, हमारे लॉयर हैं खोसा साहब, वो ये केस कर रहे हैं हाई कोर्ट में। और मेरी उनसे कल बात हुई थी, हमने फैसला किया है कल ही कि हम आज उसकी पिटिशन तैयार करके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे तक उसको फाइल कर देंगे। तो बिकॉज ये ऐसा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट अपनी विंटर वेकेशन में भी इसको सुन सकता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नाअहली की तलवार इस वक्त है, मतलब तलवार क्या है, अब तो इस वक्त तक तो वो डिस्क्वालीफाइड ही हैं, तो क्या क्वालिफिकेशन में बदल सकती है? जी मेरी नजर में वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है अभी भी, क्योंकि उनका सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया है और कानून ये कहता है कि आपको आपकी अगर आप कन्विक्टेड हो और आपका सेंटेंस भी हो, फिर आपके पास खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर एक चीज सस्पेंड हो जाए, यानी कन्विक्शन सस्पेंड हो जाए या सेंटेंस सस्पेंड हो जाए, तो फिर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहती। आइन में यही लिखा है और मेरा भी यही ओपिनियन है। तो मेरी नजर में वो डिस्क्वालीफाइड अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस कन्विक्शन को, ताकि कोई उभाम ना रहे, हम चाहेंगे कि ये कन्विक्शन भी सस्पेंड हो। नॉमिनेशन पेपर्स तो उनके मियां वाली से तो फाइल हो गए गालिबन। जी मियां वाली उन्होंने 3 जगह मुझे परसों कहा था, जब मेरी मुलाकात हुई 3 जगह उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि मैं इलेक्शन लड़ूं, एक इस्लामाबाद, एक मियां वाली और एक लाहौर। लेकिन दूसरा जो अहम फैसला मेरा ख्याल है जिसका आपने जिक्र नहीं किया, मैं जिक्र करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का, वो भी आज ही आया है। और उसका कोई बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि जब हमारे सारे लोग नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने जा रहे थे, तो उनकी नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए, फाड़ लिए गए, उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करने दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई गौर फिक्र नहीं किया। तो हमने हाई कोर्ट्स में भी फाइल की और एक हमने पीटीआई की तरफ से एक पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बड़ा अहम फैसला है उसमें, वो ऑथर जज हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब हर चीज है कि आपने सिंबल भी देना है, आपने किसी किस्म की रुकावट भी नहीं करनी, रैलीज भी करने देनी है, आपने इलेक्शनिंग भी करने देनी है। तो ये सारा लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाते हैं मामला। और 3 बजे का उन्होंने कहा था कि आपके वकला इलेक्शन कमीशन से जो मिले वकला 3 बजे, और 3 बजे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा तो है कि हम ये सारा कुछ दुरुस्त करेंगे, लेकिन मेरा जो इम्प्रेशन है वो ये है कि वो सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो हो सकता है हमें सुप्रीम कोर्ट उस पर वापस जाना पड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो यहां तक कह दिया कि हम उनके इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। वो इसलिए जरूरी है कि इनके होते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकता। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे तो आप भी ऐसा ही मुतालबा कर रहे होंगे? देखिए जी, मुतालबे का भी वक्त होता है। मुतालबा शायद दुरुस्त है, लेकिन वक्त दुरुस्त नहीं, क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया है। इतना करीब है कि अगर किसी किस्म की इस तरह का क्राइसिस हो कि उनको हटाया जाए या हट जाए, तो फिर वो उससे इलेक्शन को डिले हो सकता है। और हम डिले नहीं चाहते, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन में हम हिस्सा लें और इलेक्शन साफ शफाफ हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अब कह दिया है, और हम अदालतों की मदद लेते रहेंगे जहां जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलती की। लेकिन हमारा इस वक्त एट दिस स्टेज मुतालबा ये नहीं होगा कि उनको रिजाइन कराएं। अच्छा अली साहब, लास्टली आज एक्सपेक्टेड है कि रात 12 बजे से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर भी फैसला सुना दे, यानी बैलेट पेपर पर बल्ला होना है नहीं होना, अभी ये भी एक मखमसा है। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईसीपी ऑन दिस पर्टिकुलर केस? देखिए जी, बिल्कुल 12 बजे से पहले उन्होंने अनाउंस करना है, और हमें यही इत्तला मिल रही है कि तकरीबन 12 बजे 11 और 12 के दरमियान वो अनाउंस करेंगे। ऑर्डर क्या है वो तो मुझे नहीं पता। उम्मीद तो यही होती है कि ऑर्डर इंसाफ के मुताबिक होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि अगर
कानून और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक और जो इलेक्शन रूल्स हैं उनके मुताबिक और पीटीआई की जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2019 उसके मुताबिक और जो असल हकायक हैं उसके मुताबिक फैसला किया जाए। सब लास्टली एंड वेरी क्विकली सर ये बता दीजिएगा, अगर फैसला इलेक्शन कमीशन का आपकी तवक्कुआत के बरखिलाफ आया तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास एक तो कानूनी राय तो ये रास्ता तो यही है कि हम उसकी पिटिशन करेंगे, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी हमें लीगल ऑप्शन है वो करेंगे एक्सरसाइज। और दूसरी चीज हमारी ऑब्वियसली ये भी है कि हमारे पास पॉलिटिकल और सियासी स्ट्रेटजीज भी हैं, प्लान बी और प्लान सी भी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो वाजे है वो ये है कि इसके बावजूद हम बायकॉट नहीं करने जा रहे। इलेक्शन ऑब्वियसली अगर सिंबल ना दिया गया तो इलेक्शन एक तरह से बेमायने तो होगा, उसकी लेजिटिमेसी तो सामने नजर आ जाएगी कि खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं करेंगे। हम जिस इलेक्शन की जो शफाफियत है, उसकी जो फेयरनेस है, उसकी जो लेजिटिमेसी है वो तो सारी खत्म हो जाएगी, एक गेम ही चल रही होगी। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि हम उस गेम में भी जरूर अपना हिस्सा डालेंगे और कोशिश करते रहेंगे अदालतों के जरिए कि फिर भी साफ शफाफ इलेक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया अली जफर साहब आपके वक्त के लिए। सेनेटर अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि हम बायकॉट नहीं करेंगे इन केस अगर जो बल्ले का सिंबल है वो ले लिया जाता है, इलेक्शंस को हर सूरत कंटेस्ट किया जाएगा। आज जिस बेंच ने केस की समाअत की है साइफर केस की, वो 3 रुकनी बेंच था। कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस बेंच का हिस्सा थे। समाअत के आगाज पर FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शाहमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर नोटिस नहीं हुआ। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी नोटिस कर देते हैं, जिसके बाद अदालत ने शाहमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर हुकूमत और FIA को नोटिस जारी करते हुए सरकारी वकील को आज ही दलाइल देने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि साइफर कोर्ट्स की सूरत में आता है। वजारत खारजा कभी भी कोर्ट्स पर मबनी साइफर वज़ीर आज़म को नहीं देता। वजारत खारजा वज़ीर आज़म को साइफर का तर्जुमा या इस पर ब्रीफिंग देती है। वकील साबिक वज़ीर आज़म सलमान सफदर ने कहा कि साइफर को कोड असल में हर बात तब्दील होते हैं और साइफर का अंग्रेजी तर्जुमा मुतल्लिका लोगों तक पहुंचाया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है कि साइफर किसके साथ शेयर किया गया। सलमान सफदर ने कहा कि साइफर किसी के साथ कभी शेयर नहीं किया गया। सलमान सफदर ने कहा कि साइफर को डीक्लासिफाई करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। साइफर के खुफिया कोड्स कभी साबिक वज़ीर आज़म के पास थे ही नहीं। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि वजारत खारजा साइफर से मुताल्लिक हुकूमत को आगाह करती है ताकि खारजा पॉलिसी में मदद मिल सके। वकील सलमान सफदर ने कहा कि अमरीका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने साइफर हसास तरीन दस्तावेज़ के तौर पर भेजा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस बात पर तो आप मुत्तफिक हैं कि हसास मालूमात शेयर नहीं हो सकती। वकील सलमान सफदर ने कहा कि देखना यही है कि हसास मालूमात शेयर हुई भी या नहीं। वकील सलमान सफदर ने कहा कि वजारत खारजा से साइफर आजम खान को बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौसूल हुआ था। जिस मीटिंग में साइफर का इल्ज़ाम है वो 28 को हुई। चालान के मुताबिक जिस जलसे में साइफर लहराने का इल्ज़ाम है वो 27 तारीख को हुआ था। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि असल साइफर तो वजारत खारजा में है, अगर वो बाहर गया है तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि शाहमूद कुरैशी ने तकरीर में कहा कि वज़ीर आज़म को साजिश का बता दिया है, हलफ का पाबंद हूँ। इस बयान के बाद शाहमूद कुरैशी 125 दिन से जेल में है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने जलसे में कहा था कि मेरे पास ये खत साजिश का सबूत है। जलसे में कहीं नहीं कहा कि साइफर में क्या है और कहां से आया है। एक तरफ कहते हैं कि साइफर पब्लिक किया, साथ ही कहते हैं कि इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। जस्टिस अतर मिल्ला ने इस्तफसार किया कि साबिक वज़ीर आज़म को जेल में रखने से माशरे को क्या खतरा होगा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि दफ़ा 164 का बयान मुल्ज़िम का एतराफ़ी बयान होता है। आज़म खान के अहले खाना ने उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। आज़म खान 2 माह लापता रहे, ये अगवा बराए बयान का वाक़या है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि अगवा बराए तावान तो सुना था, अगवा बराए बयान क्या होता है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि मेरे लिए सबसे आसान अल्फाज अगवा बराए बयान के ही थे। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि अगवा बराए बयान अभी इस्तिलाह है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आज़म खान ने बयान दिया कि साबिक वज़ीर आज़म से साइफर मांगा तो उन्होंने कहा गुम गया है। साबिक वज़ीर आज़म ने मिलिट्री सेक्रेटरी को भी साइफर तलाश करने का कहा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि क्या सेक्रेटरी खारजा मुल्ज़िम है या गवाह हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा गवाह हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा कि वजारत खारजा ने 17 माह तक साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म से नहीं मांगी। इस दौरान सलमान सफदर ने साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा का जलसे में खिताब का मतन पढ़ दिया।
जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि बेहतर होगा आप दलाइल जमानत तक महदूद रखें। पूरी दुनिया में सफीर अपने ममालिक को साइफर भेजते हैं, उन्हें कभी पब्लिक में जेर बहस नहीं लाया जाता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का मतन सुनकर रिमार्क्स दिए कि साइफर किसने लिखा, क्या कहा गया, ये जलसे में नहीं बताया गया। वजीर खारजा सियाना था, उसने वजीर आजम को आगे कर दिया। वजीर खारजा ने वजीर आजम को कह दिया तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि इलेक्शंस आने वाले हैं और बानी पीटीआई एक सियासी लीडर हैं, ये बताएं क्या उनके बाहर आने से सोसाइटी को कोई खतरा है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि दफ्तर खारजा साइफर किसी को भेज ही नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ है तो गलती दफ्तर खारजा से हुई है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि साबिक वजीर आजम को जेल में रखने से माशरे को क्या खतरा होगा, क्या तफ्तीशी अफसर ने आजम खान की गुमशुदगी पर तहकीकात की। सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान का बयान दबाव का नतीजा है, तफ्तीशी अफसर ने कोई तहकीकात नहीं की। आजम खान ने वापस आते ही साबिक वजीर आजम के खिलाफ बयान दे दिया। जस्टिस अतर मिल्ला ने साइफर केस पर सवालात उठाते हुए कहा कि तफ्तीशी को कैसे पता चला बनीगाला में मीटिंग हुई थी, तफ्तीशी ने आजम खान की गुमशुदगी पर तहकीकात की। दफ्तर खारजा साइफर वजीर आजम को भी दे सकता है, साइफर बाहर गया तो गलती दफ्तर खारजा की नहीं। सलमान सफदर ने परेड ग्राउंड में 27 मार्च 2022 के जलसे में शाह महमूद कुरैशी की तकरीर पढ़ी और कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में कहा कि बहुत से राज हैं। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि वजीर खारजा खुद समझदार था, समझता था क्या बोलना है क्या नहीं। वजीर खारजा ने साइफर का बताया नहीं और बानी तहरीक इंसाफ को फसाद जाने और आपका काम जाने, खुद बच गए और खान को कहा कि साइफर पढ़ दो। सलमान सफदर ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने भी पब्लिक से कुछ शेयर नहीं किया था, ना ही ऐसा कोई जुर्म किया कि सजाए मौत या उम्र कैद की दफात आयद की जाए। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो अमरीकी सफीर को बुलाकर एहतजाज क्यों किया गया। साइफर के खुफिया कोड्स कभी साबिक वजीर आजम के पास थे ही नहीं। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि वजारत खारजा साइफर से मुतालिक हुकूमत को आगाह करती है ताकि खारजा पॉलिसी में मदद मिले। वकील सलमान सफदर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का दायरा वसी करके साबिक वजीर आजम पर लागू किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अफवाज पाकिस्तान के हवाले से है जो मुल्क की दिफा से जुड़ा है, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा साइफर का मुकदमा बना है। अब इस तमाम प्रोसीडिंग्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म को भी यानी बानी पीटीआई को भी और साबिक वज़ीर महमूद कुरैशी को भी ज़मानत दे दी है। ताहम इसके रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग है जो पूरे के पूरे केस को ज़मीन बोस कर देने के लिए काफ़ी है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिन्होंने साइफर बयानिया तरतीब दिया था उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो दिए जाते हैं 2018 में जिसके अगेंस्ट जो कुछ हो रहा था आज अदालतें ही विंडिकेट कर रही हैं और अब पॉलिटिकली जिसको भी कॉर्नर करने की कोशिश की गई उन्हें अदालतें ही विंडिकेट कर रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे साइफर केस के मामले में बात करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो कैंपेन है वो इतने आइसोलेशन में क्यों कर रही है। निहाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि साइफर केस मामले पर वो बयानिया जो आपने गुज़श्ता कई माह में बड़ी मेहनत से बनाया था वो बयानिया तो आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मीन बोस कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना हमने ये साइफर केस का बयानिया बनाया था, ना हम किसी के खिलाफ कोई बयानिया बनाते हैं। ये जो प्रोसिक्यूशन है या जो दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बयानिया था। हम केस में फरीक नहीं है, ना हमने इसमें कोई इस तरह की बात की थी। हाँ, हम उस बयानिया पे आज भी कायम है कि हूसोएवर कोई भी अगर अपने मादर वतन के खिलाफ अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए उसको मिसयूज करे तो वो नामुनासिब है। आज तो आप बिल्कुल 180 डिग्री का वो यू टर्न ले गए। ये वही यू टर्न है जो किसी और से मंसूब था। जब आपकी हुकूमत थी 16 माह की तो आपने कहा कि दफ्तर खारजा में साइफर नहीं, वजीर आजम हाउस से साइफर को गायब कर दिया गया। तो साइफर को लेके आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डेडिकेट होती थी, आपके बयानात डेडिकेट होते थे, टॉक शोज के अंदर आप ही के लोग स्टेटमेंट साइफर पे दिया करते थे। आज आप ये कह रहे हैं हमने बयानिया नहीं बनाया, और अगर आपका नहीं था केस तो फिर FIA किसके ज़ेर तसल्लुत था उस वक्त? अरे साहब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा बयानिया नहीं था। ये बयानिया जब उनका था, जब वो लेके आए साइफर को और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी, और जो साइफर के टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, हम सब ने कहा कि साइफर के टर्मिनोलॉजी के खिलाफ है, आप उसको डिकोड नहीं कर सकते। साइफर एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट है, उसको लेकर आप पब्लिक पे नहीं आ सकते हैं, उसको लेकर के आप दो मुल्क के फॉरेन ऑफिस को डिस्कस नहीं कर सकते, फॉरेन रिलेशन को नहीं। बट आज अदालत ने तो कह दिया कि जो उन्होंने लहराया था वो तो साइफर था ही नहीं। आप कह रहे इमरान खान वो सब ठीक है, हम ये तो नहीं कह सकते है ना। इमरान खान ने, आज भी मेरा ये फेथ है कि इमरान खान ने साइफर को मिसयूज किया है। मेरा अपना ये मेरा अपना पर्सनल है कि आप अपने इख्तिदार के खातिर एक साइफर को एक ड्रामा बनाया और फिर बाद में आप यू टर्न करते रहे। कोर्ट की अपनी व्यू पॉइंट है। बट आज तो कोर्ट ने कहा कि जो इमरान खान ने लहराया था वो साइफर था ही नहीं। साइफर तो एक कोडेड डॉक्यूमेंट होता है, जो वो था वो डीकोडेड था।
We don't know that whether it was not, but he told it to the entire nation that this is a piece of paper which is called cipher. Later on, if he changed it, later on the court has changed his viewpoint, then we don't have anything to say, because what we have seen through the media or what we have heard through Mr. Imran Khan, that it is a cipher. आपकी हुकूमत थी, 16 माह आप हुकूमत में रहे, आपके पास तमाम तरह एविडेंसेस मौजूद थे, सब्सटैंशियल एविडेंस जिसको कहते हैं। बारकैफ साइफर केस जिसके अंदर बानी पीटीआई के जेल ट्रायल होता रहा, जिस पर बहुत सारी समातें होती रहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, फिर ट्रायल कोर्ट को ये कहा गया 4 हफ्तों के अंदर इसका फैसला सुनाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज जो फैसला आया है, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है बानी पीटीआई के लिए भी और वाइस चेयरमैन पीटीआई के लिए भी? देखिए, बीइंग ए लॉयर मैं ये समझता हूं कि जो चीज बेहतर ऑब्जर्व करती है कोर्ट, वो उसको एक्सप्रेस करती है और उसी की बुनियाद पे केस उसका फैसला करती है, रिलीफ देती है या रिलीफ नहीं देती है। अगर प्रोसिक्यूशन कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ नहीं जा सकी है तो आप सबसे पहले उनको भी बुलाते हैं जो प्रोसिक्यूटर हैं, जिन्होंने चालान तरतीब दिया, जो समझते थे कि ये ट्राइबल है, उनको भी काश उनको भी बुलाया जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा अलमिया है, कभी नवाज शरीफ के लिए 10 वॉल्यूम आ जाता है और कभी नवाज शरीफ को 10 वॉल्यूम से खारिज कर दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि देयर इज नो एविडेंस, कभी कहा जाता है देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस। तो वी हैव टू चेंज द सिस्टम एज वेल ऑफ पाकिस्तानी। जो हमारे गवर्नमेंटल जो सिस्टम में बाबू या ब्यूरोक्रेट्स बैठे, उनकी जिम्मेदारियां, पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारियां कम होती है एज कंपेयर टू दोज हु आर होल्डिंग दैट पोजीशन एंड दोज हु आर इंक्वायरिंग दैट। अब वाजिद जिया जो था वो डीजी एफआईए था, तो डीजी एफआईए के लेवल पे अगर इस तरह की बात होती रहे तो फिर हमारा तो बस अल्लाह ही हाफिज रखे। ये बात आपकी दुरुस्त है, जो उस वक्त हो रहा था मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट वो भी अनजस्टिफाइड था, जस्टिफाइड नहीं था। लेकिन ये भी माने कि आज जो बानी पीटीआई के खिलाफ हो रहा है वो भी जस्टिफाइड नहीं, अनजस्टिफाइड था। देखिए, कोई भी, मैं एज ए पार्टी नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लॉयर ये समझता हूं, एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी, एज ए पीएमएलएन का वर्कर भी, कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, किसी को एलिज्ड ऑफेंस पे नहीं पकड़ना चाहिए अनलेस अंटिल यू हैव एविडेंस। तो आप समझते हैं कि आज बानी पीटीआई को इलेक्शंस कंटेस्ट करनी चाहिए, इसीलिए यही लेवल प्लेइंग फील्ड होगा कि बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, दैट्स द पॉइंट। मैं ये समझता हूं कि किसी को पाकिस्तान इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के सिस्टम का हो रहा है, हमारी जमहूर का हो रहा है, हमारी अदालती निजाम का हो रहा है। आज आपके तवज्जो से तारिक, मैं आपको शुक्रगुजार हूं कि आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। मैं उन सारे प्रोसिक्यूटर्स को, उन सारे एफआईए वालों को, उन सारे पुलिस वालों को, उन सारे नैब के अफसरान को कह रहा हूं, बड़ी भारी तनख्वाह आपको इसलिए दी जाती है और बरात दी जाता है कि आप कॉन्क्रीट केस बनाएं, और अगर नहीं बनता है तो मना कर दें कि नहीं जी ये केस नहीं बनता है। और ये हमने देखा नवाज शरीफ के केस में कि उन्होंने मना नहीं किया। हम समझते हैं कि हमारा जो जमीर है, जो हमारा वो है, वो सिर्फ अपनी नौकरी तक है। हम अपनी नौकरी बचाते हैं, ना अल्लाह से डरते हैं, ना निजाम से डरते हैं, ना आने वाले वक्तों से डरते हैं। आपको डरना चाहिए हर उस वक्त चीज से जो एक चीज गलत अमल हो, तो कहीं पर भी अगर गलत अमल हो उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा निहाल साहब, अभी तक ईसीपी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो पीटीआई के उसके ऊपर डिसीजन नहीं सुनाया। सुनने में आ रहा है कभी इम्कानात है कि रात 12 बजे से पहले डिसीजन आ जाएगा। ये बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर प्रैक्टिकली, एथिकली, मॉरली होना चाहिए? मैं आपकी एक बात बड़ा क्लियर बता दूं, बल्ला से हमें ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना पीटीआई से हम खौफजदा क्यों ये पूछे। इलेक्शन में हम जाते हैं अपने मंशूर के साथ, इलेक्शन में जाते हैं मैनिफेस्टो के साथ। मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मैनिफेस्टो है वो नॉन वायलेंट है, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक है, पाकिस्तान की जीडीपी 5.6 पे, सी पैक है, बड़े मोटरवे हैं, मेट्रो बसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसेज हैं। But nobody is willing to buy your narrative, sir. Let me finish. We are not scared of this. नवाज शरीफ का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड है। पीएमएलएन अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जाएगी। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने सर कब जाएगी पीएमएलएन अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ? अभी तक तो नवाज शरीफ साहब इंडोर पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, वो तो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हैं और वही उसी के बिट्स एंड पीसेस में उसको दिखाया जाता है। अभी तक कोई बड़ा जलसा नहीं कर रही है पीएमएलएन। जो एक जलसा हमने किया वो कौम हजम नहीं कर सकी, जो लाहौर में 21 अक्टूबर को हुआ था, और उसके बाद जलसों के अब सीरीज शुरू। आप क्या समझते हैं कि अगर हम विदाउट पार्लिमानी बोर्ड लोगों को टिकट दे दो फिर आपका मीडिया कहेगा कि जनाब आपने अपने हैंड पिक और चूजन लोगों को दिया। इसलिए हम प्रॉपर हर जगह इंसाफ किया जाता है, हर जगह जमहूर है। जो लोग वहां पे चंद सौ लोग बैठे हुए हैं, अभी तो टिकट्स के ऊपर बहुत सारे क्लैशेस हैं। सर सबसे पहले तो मुझे बताइए कि NA 242 कराची में शहबाज शरीफ साहब ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दिए हैं, वहीं से मुस्तफा कमाल साहब कर रहे हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि MQM के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सीट एडजस्टमेंट के मामला, तो उसमें आप भी खड़े हुए थे। तो वे डज दैट सीट एडजस्टमेंट लाइन ऑफ एक्शन स्टैंड देन?
तारिक उस कमेटी का मैं हेड कर रहा हूं, मैं उसके मेन आदमी मैं हेड कर रहा हूं, बट आई नो माई मैंडेट में टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी है। मुस्तफा कमाल साहब के लिए बहुत एहतराम है, वो उस सीट से 8 से 9 हजार वोट ले चुके हैं। कराची को मोहम्मद नवाज शरीफ ने अमन दिया है, मोटरवे दिया है, मेट्रो बस दिया, सी पैक दिया, K4 दिया है, बच्चों को लैपटॉप दिया, सबसे बढ़ के ये शरती शहर को, तजारती शहर को अमन का गहवारा नहीं, बनाया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर इस सीट के ऊपर है। सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही है एमकेएम और पीएमएलएन के माबेन? फिर वक्त तो हम उसमें कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। नो सॉरी, हम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट की सीट है, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सीट। और एमकेएम ये कह रही है कि मुस्तफा कमाल साहब इसी सीट के साथ कंटेस्ट करते रहे, बहुत सारे वोट्स उन्होंने हासिल किए थे, तो फिर एमकेएम को क्या फायदा होगा और वो इत्तेहाद फिर तिनका तिनका बिखर जाएगा सर? नहीं, देखिए ना, हमारे वोट बैंक पे कोई और तो सियासत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को हरवाया गया था ही आफ्टर सिक्योरिंग 36,000 वोट्स 18 में, जो कुछ शहबाज साहब के साथ हुआ है, तो उन्हें तो हरवाया गया था। और मुस्तफा कमाल साहब के लिए बड़ा एहतराम है, वो 9,000 वोट लिया, दोबारा भी उन्होंने वोट नहीं लिया। वो रिवायती तौर पे मुस्लिम लीग नून की वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे पहले एजाज शफी साहब 2 बार जीते रहे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बेदखल तो नहीं हो सकते, हम अपने वोटर से बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ सकते। तो एमकेएम को कन्विंस कर लेंगे आप फिर? जी, एमकेएम को कन्विंस कर लेंगे? कन्विंस की बात नहीं है, ये तो ओपन केस है, इसमें कन्विंस की जरूरत नहीं है ऐसी। नहीं, आई मीन अगर कन्विंस्ड होते तो फिर इस तरह से दोनों नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करते ना, कोई एक नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहा होता। जमहूरी मुल्क है, दे हैव ऑल द राइट टू मूव एनीवेयर एंड वी हैव ऑल द राइट टू मूव एनीवेयर। इवन हम भी जाकर के अजीजाबाद के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं, उनको भी। और हमने माजी में लड़ी है, हमारे तरफ से लोग लड़े हैं अजीजाबाद वाले, हारना जीतना, और वहां पे 10,000 प्लस वोट भी लिया है। तो ये बात नहीं है, आप कराची के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को उठा के देख लें, हमारे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट बैंक है, कहीं 17,000 है, कहीं 20,000 है, ऑल तो हम विन नहीं किया। निहार सर, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज ना सर, कि बहुत सारे आपने मीटिंग्स की हैं, बहुत सारी जमातों को कन्विंस किया, सीट एडजस्टमेंट प्लान पर बात हो रही है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इस पर बात ही नहीं, डेडलॉक पैदा हो गया यानी 242 के ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर पार्लिमानी बोर्ड्स में भी टिकटों की तकसीम के मामले को लेकर बहुत से लोगों को बहुत तहफुजात है। जो पीटीआई के मुनर्रफीन है, उनको अगर टिकट दे दिया जाएगा, अपने पार्टी के लॉयलिस्ट को टिकट नहीं मिलेगा, वो एक अलहदा से वावेला कर रहा है। देखिए जी, टिकट देते वक्त बहुत सारी चीजों को देखा जाता है कि क्या क्या चीजें तकाजा करती हैं, और मैं समझता हूँ नाइंसाफी कहीं अगर हो भी जाए तो उसका इजाला हो जाएगा, नाइंसाफी नहीं होगी। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक बड़ा फ्री एंड फेयर प्रोसेस को पे बिलीव करते हैं और उसको हर चीज को एग्जामिन करेगा। अभी हमारे यहाँ टिकट का फाइनलिटी नहीं हुआ है, अभी तो नॉमिनेशन पेपर जमा हुआ, उसके बाद उस सबकी एक स्क्रूटनी होगी, जो स्क्रूटनी क्लियर करेंगे उसके बाद ही टिकट अलॉट करने का प्रोसेस आएगा। अच्छा, लास्टली निहाल साहब, अभी तो बानी पीटीआई साइफर केस में जमानत हासिल कर पाए हैं, आपको क्या लग रहा है वो अहल हो जाएंगे इंतखाबात लड़ने के लिए? वो अहल हो या नाअहल हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। कौम ने उनको और उनके अमल ने उनको नाअहल कर दिया है। नहीं, लेकिन इससे तो आपको सरोकार होना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो आपके पार्टी कायद है वो अहल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मशरूत है। देखिए, जो आइन ने पाकिस्तान, उसने बड़ा दो टोक है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब किसी केस में माखूज नहीं है, ना वो कन्विक्टेड है, ना वो क्रिमिनल है, ना ही इज वांटेड फॉर एनी अनदर केस। सो हाउ ए पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज फंडामेंटल राइट। नाअहल तो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी। ये अगर साकिब निसार ने किया है ना, साकिब निसार आसिफ सईद खोसा के कहने पे तो कोई नहीं होगा ना, वो खुदाई तो नहीं है ना, और वो पाकिस्तान के कानून को मिसयूज भी नहीं कर सकते, और वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी जागीर भी नहीं समझ सकते। अगर उन्होंने किया तो गलत किया है, आइन के खिलाफ उन्होंने गद्दारी की है। दे हैव कंटेम्प्टेड द लॉ ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं आपके तवज्जो से मुतालबा करता हूं कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट के इन्होंने नाक मोम बनाया हुआ था आइन पाकिस्तान को, कि जिधर चाहे मोड़ दे, जिसको चाहे जेल भेज दे, जिसको चाहे ताहयात नाहिल कर ही नहीं सकते। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ताहयात नाहिल ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप एक टर्म के लिए कर सकते हैं, टर्म में अगर एक आदमी ने 3 साल कंप्लीट किया और 2 साल बाकी, तो 2 ही साल उसकी होगी। इंडिया में भी इसकी कोई, पूरी दुनिया में जहां भी जमहूर है, ये तो साकिब निसार साहब की अपनी एक बायसनेस थी, और आज इसीलिए वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, आज इसीलिए किसी महफिल में आने के काबिल नहीं है, आज इसीलिए वो पब्लिक को फेस करने के काबिल नहीं है, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड एक मिथ। और जो नवाज शरीफ दुश्मनी पे वो मिथ थी उनकी, और वो नवाज शरीफ दुश्मनी नहीं थी, पाकिस्तान दुश्मनी थी, जमहूर दुश्मनी थी, आइन दुश्मनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई तो अदालती हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद अदालत के सामने पेश हुए। आईजी इस्लामाबाद ने अदालत के सामने पेश होते हुए कहा कि हमने मुजाहिरीन के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने गिरफ्तार लोगों को कहाँ और क्यों भेजा।
वो इस्लामाबाद में जहां घूमना चाहें, पुरअमन एहतजाज करें या वापस अपने घर जाएं, उनकी मर्जी है। अदालत ने आईजी से एक बार फिर इस्तफसार किया कि आपने गिरफ्तार मुजाहिरीन को कहाँ रखा है, जिस पर आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि गिरफ्तार खवातीन I-10 में खवातीन के हॉस्टल्स में, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील अताउल्लाह कुंडी ने कहा कि कल अदालत के साथ गलत बयानी की गई कि हमारे पास खवातीन नहीं हैं। गिरफ्तार खवातीन गुज़श्ता रात विमेन पुलिस स्टेशन में थी और गलत बयानी पर वकील दरखास्त गुजार ने आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आईजी से मुकालमा करते हुए कहा कि वाक़या नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता कि आप कुछ करेंगे और वो आगे से चुप रहेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद मीर सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया गया, आखिर हम किस ज़माने में रह रहे हैं। इस दौरान गुज़श्ता रात पुलिस ऑफिसर की बदतमीज़ी पर आईजी इस्लामाबाद का सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से कमरा अदालत में उन्होंने माफ़ी मांगी और आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि अगर हामिद मीर साहब के साथ मेरे किसी अफसर ने बदतमीज़ी की तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सहाफ़ी अगर आए तो उनके साथ बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, तहज़ीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हामिद मीर साहब ने कहा कि वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सबको रिहा किया जा रहा है। अदालत ने आईजी से इस्तफसार किया कि वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वजह से थी, जिस पर आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत ने कमेटी बनाई है तो उनको ज़बरदस्ती भेजने या मारने की ज़रूरत क्या थी। वो यहाँ एहतजाज करने आए थे, आप उनको वापस ज़बरदस्ती भेजते हैं तो क्या होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए और कहा कि अगर कोई आम शहरी कुछ गलत कर रहा है तो इसका मतलब आप उनको मारें, उनसे बात करें, अगर गैर जिम्मेदारी दिखाएंगे तो नुकसान सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे मुल्क का होगा। ताहम अदालत ने यहाँ पर पुलिस को बाउंड करते हुए जो दरखास्त गुजार हैं उनके वकला को भी ये कहा है कि अगर आपको कोई भी इस हवाले से दिक्कत हो तो आप अदालत से रुजू कर सकते हैं और इस समाअत को अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल बिजली बम गिराया गया, आज हुकूमत ने एक बार फिर आम शहरियों पर गैस बम गिरा दिया है। अब इस पर कुछ बात करेंगे कि कितना होगा ये कॉमनर्स के लिए, आम आदमी के लिए। गरीब जाए तो जाए कहाँ, गुज़श्ता रोज़ ही उन पर बिजली का बम गिराया गया था और इस बार आने वाले गैस के बिल में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। ये भी किसी बम से कम नहीं है क्योंकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से सारिफीन पर अरबों रुपए का एक और टैक्स नाफिज कर दिया गया है और गैस के बिलों में माहाना फिक्स चार्जेस नवंबर के बिल्स में शामिल कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक कंपनियों ने अपने लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए ओगरा के साथ मिलकर आसान रास्ता तलाश किया और सारिफीन पर अरबों रुपए का माहाना फिक्स्ड चार्जेस के नाम पर एक और टैक्स लागू कर दिया है। ज़राए का कहना है कि ओगरा ने खामोशी से फिक्स चार्जेस वसूली की इजाज़त दे दी है और हुक्काम के मुताबिक प्रोटेक्टेड सारिफीन 0.9 हेक्टामीटर गैस इस्तेमाल करने वाले माहाना 400 रुपये फिक्स चार्जेस की मद में देंगे और नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 हेक्टामीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले 1000 रुपये माहाना इजाफी बिल देंगे और इससे ज़ायद सारिफीन माहाना 2000 रुपये इजाफी फिक्स रकम अदा करेंगे। यानी कल तक बिजली के बिलों का दरिया अबूर करने वालों को अब एक और दरिया अबूर करना होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।